तो हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद, जो उनकी फेमस विजिट और स्पीच अमेरिका शिकागो में, तो जब वो वहां पर गए तो दो इंसिडेंट्स उनके साथ हुए जो फिर से ये टॉपिक की पुष्टि करेंगे। तो एक स्वामी के ड्रेस में उन्होंने वो सैफ्रॉन धोती कुर्ता और साफा पहना हुआ, तो एक वहां पर व्यक्ति ने थोड़े से आपत्तिजनक तरीके से ये प्रश्न पूछा स्वामी विवेकानंद को, और प्रश्न पूछा कि स्वामी जी बोलिए, आपका जो ये साफा है ये भारतीय दिख रहा है, आपका जो कुर्ता है, आपकी जो धोती है वो सब भारतीय दिख रही है, परंतु आपने जो जूते पहने हैं वो विदेशी दिख रहे हैं, तो ये क्या माजरा है? तो क्योंकि जो भाव था उस प्रश्न का वो थोड़ा सा कुंठा से भरा हुआ था, तो स्वामी विवेकानंद उन्होंने बहुत ही, जिसको हम कहेंगे कि जबरदस्त जवाब दिया। सुनना चाहेंगे? उन्होंने कहा इस अमरीकी व्यक्ति से कि जिसकी जहां जगह है मैंने उसको वहीं पे रखा है। अब ये व्यक्ति स्वामी जी को एक अमेरिकन लाइब्रेरी में ले गया, इसने हार नहीं मानी। अब इसे लगा कि भाई ये कौन स्वामी है, ये पहली दफा हमारे देश, और कौन सा देश, दी अमेरिका आया है और इस प्रकार के जवाब दे रहा है ये स्वामी। तो ये लाइब्रेरी में ले गया स्वामी जी को, वहाँ की बड़ी अमेरिकन लाइब्रेरी थी, वहाँ ले गया और वहाँ पर उसने दिखाया कि देखिए कितने सारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फिलॉसॉफिकल बुक्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर बुक्स हैं, लेकिन आप नोटिस कीजिए आपके देश की जो भगवत गीता है वो सबसे निचले शेल्फ पे है। वो क्या चाह रहा था? अभी इंसल्ट करना चाह रहा था, परंतु कौन थे ये? स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये दर्शाता है कि जितने भी ये ऊपर आपने शेल्फ्स पे अलग अलग फिलॉसफी के बुक्स रखे हैं, अलग अलग धर्मों के बुक्स रखे होंगे, और सबसे नीचे वाले शेल्फ पर भगवत गीता को रखा है, तो ये दर्शाता है कि इन सब की बुनियाद है भगवत गीता। तो हम देखते हैं हमारे शिला प्रभुपाद, तो शिला प्रभुपाद जब वो अमेरिका गए तो वहाँ पर भी चाहे यूके चाहे अमेरिका, उन्होंने किस प्रकार से प्रेजेंट किया। जो फेमस उनका एक पास टाइम है शिला प्रभुपाद का, कि लंदन में उनको ये प्रश्न पूछा गया कि आप इंडिया से यहाँ पर यूके में क्यों आए हैं? तो हमारे शिला प्रभुपाद ने क्या जवाब दिया कि भाई आप लोग इतना लूट कर गए, हमारे भारत देश को क्या कुछ नहीं, आपने लुटेरे के रूप में आए और लूट कर गए, परंतु एक चीज आप लूटना भूल गए और वो है हमारे गीता, भगवत गीता की संस्कृति, तो वो मैं देने आया हूं। तो ये जो प्रभुपाद का जवाब कि आप हमारे भगवत गीता की संस्कृति ले जाना या चुराना भूल गए, तो प्रभुपाद दूसरे शब्दों में क्या कह रहे थे कि भाई मैं तुम्हारे विदेशी किंगडम में देसी विजडम देने आया हूं। एक किस्सा मेरे साथ हुआ था, जहां पर इसी प्रकार से थोड़ा कुंठा से भरा हुआ प्रश्न एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था विदेश में। तो उसने ऐसे पूछा कि भाई यू आर फ्रॉम इंडिया बट वी सी दैट देयर इज सो मच ऑफ डाइवर्सिटी, कि इतनी विविधता है आपके इस देश में, आप साउथ में जाओ वहाँ की भाषा अलग, वहाँ का खान पान अलग, उनका कॉम्प्लेक्शन अलग,
आप नॉर्थ में जाओ सब कुछ इतना अलग है, ईस्ट में जाओ वेस्ट में जाओ सब कुछ इतना अलग है। तो फाइनली वो कॉम्प्लेक्शन पर आ गया। अरे भाई आपके इंडिया में इतने अलग अलग प्रकार के लोगों के कॉम्प्लेक्शन है शरीर के, अर्थात जिसको कहेंगे ना कि केवल स्किन कलर के ऊपर बॉडीली कॉन्सेप्ट जिसको कहेंगे। और फिर कहता है देखो हमारे यहां पर वेस्ट में देखो हम लोग सब एक टोन के होते हैं, सारे फिरंगी, सारे गोरे, देखो तो कुछ स्टैंडर्ड है हम लोगों का। तो मैंने कहा आपने घोड़ों को देखा है? घोड़ों को, घोड़े जो होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं। घोड़े जो होते हैं वो आप देखो भूरे रंग के होंगे, सफेद रंग के होंगे, काले रंग के होंगे, लेकिन गधे जो होते हैं वो एक ही टोन के होते हैं सारे, वन टोन। जैसे बहुत बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं, ये बंबई में मुझे प्रश्न पूछा था कि ये जो आप ये सब पहनते हो, ये धोती, ये सामने कुछ लटक रहा है, पीछे कुछ लटक रहा है, क्या है ये, मतलब क्या है, लॉजिक क्या है इसके पीछे? तो ये बार बार वो लॉजिक वर्ड यूज कर रहा था। तो ये एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में प्रोग्राम था, तो उसने टाई वाई पहन रखा था। तो मैंने पूछा ये जो तुमने कंठ लंगोट बांध रखा है इसके पीछे का लॉजिक बताओ। बंबई की गर्मी में तुमने ये फंदा, गले में फंदा बांध रखा है अपने, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो ऑब्वियसली कुछ लॉजिक तो था नहीं। फिर मैंने उसको बताया कि मैं तुमको बताता हूं कि इसके पीछे का हिस्टोरिकल रेफरेंस क्या है। मिडिवल टाइम्स में ये ऐसे ऐसे जो देश विदेश में जो इतनी ठंडी होती है वहां पर, तो वहां पर जो काम करने वाले मजदूर उस समय, तो होता क्या था कि उनको सर्दी लग जाती थी ठंड के वजह से। तो उनके मालिक ने एक जुगाड़ निकाला उनके लिए कि भैया तुम बार बार तुमको सर्दी होती है, नाक साफ करना पड़ता है, तुम गले में बांध लो, क्या, रुमाल। तो वहां से कंठ लंगोट की जो तुम्हारी प्रथा है वो शुरू हुई। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये जो गले में जो जिस किसी ने भी बांधा है उसका पर्पस ओरिजिनली क्या था? बहते हुए नाक को पहुंचने के लिए, यहां से कि बार बार निकाल कर जेब से निकाल कर वापस जेब में डालेगा तो शॉर्टकट है, इधर ही बांध लो। अब उसको इतना वो लोग लॉजिकली सोफिस्टिकेटेड मानते हैं। और यदि हमने धोती पहन ली तो क्या, पुरातन जमाने का, पिछड़ा हुआ, ये सब वर्ड्स यूज करते हैं, पिछड़ा हुआ। तो फिर मैंने पूछा, जब बर्थडे आप लोग मनाते हैं तो उसमें है ना, मोमबत्ती को क्या करते हैं? फूंक दो। तो यदि कोई 20 साल का हो तो 20 मोमबत्ती जलाई और 20 मोमबत्ती को फूंक दिया। 20 साल फूंक दिए मैंने। तो इसके पीछे का क्या विजडम है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है? परंतु देखिए हमारे भारतीय संस्कृति में जब इस प्रकार का कोई समारोह होता है तो पिछले जमाने में अधिकतर जैसे तोरण बांधे जाते थे, है ना, रंगोली बनाई जाती थी, और मिठाई में अधिकतर ऐसे समारोह में बूंदी के लड्डू बनाए जाते थे। तो वो किसका प्रतीक था? बूंदी के लड्डू बनाने का प्रतीक क्या था कि बूंदी जो हैं वो इतने अलग अलग जो हैं उसको इकट्ठा कीजिए, उसको बांध के रखिए। तो जब आप जो बिखरी हुई बूंदी है उसको इकट्ठा कर कर बांध कर आप जब किसी को देंगे तो आप क्या दे रहे हैं उसको? यूनिटी, एकता की मिठास।
ये नहीं कि कैंची से रिबन काट दिया, हर चीज काटो, केक को काटो, रिबन को काटो, मोमबत्ती को फूंक दो। इसे कहते हैं देसी विजडम, कि हर एक, चाहे वो छोटी सी छोटी कोई हमारी विधि हो, उसके पीछे भी एक ऐसे संस्कार थे जो कि हमें सही राह पर ले जाते थे। यूके में एक जगह है लिवरपूल, तो लिवरपूल में बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो उस यूनिवर्सिटी में मेरा सेमिनार था, और वो सेमिनार विशेष रूप से कल्चर के ऊपर था, संस्कृति के ऊपर था। तो इस सेमिनार के पश्चात एक वहाँ के विद्यार्थी ने मुझे प्रश्न पूछा कि यू आर फ्रॉम इंडिया एंड यू आर स्पीकिंग अबाउट द कल्चर ऑफ वेदास, वैदिक कल्चर, इंडियन कल्चर, so can you in 2 lines and in 2 minutes explain something about India? तो मैंने कहा एक तो 2 लाइन और 2 मिनट, कम से कम 2000 शब्द चाहिए, कम से कम 2 घंटे चाहिए, लेकिन समय की पाबंदी थी, इसलिए जब वो प्रश्न, क्योंकि पूरे सेमिनार के बाद ये प्रश्न पूछा था, तो मैंने कहा मैं 2 मिनट में 2 लाइन में भारत के विषय में क्या कहूँ। तो माइक पे मैंने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं जिसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। Again I remember, this was some years ago when I was in London. So there was a symposium, it was kind of an interfaith symposium, wherein people from so many different countries, from Africa, African countries, from Japan, from China, from US, from Australia, they all had come, gathered, and I was sent by the local ISKCON temple that you go as a representative of India. Not representative of ISKCON, but representative of India, because they were all delegates representing their own countries. And the purpose of that symposium was that every country, they have to present what is the contribution of their country towards world. So they all had to present one by one. And there was one who was comparing and he was mentioning. And then, like, I had thought of speaking something about our country and about the culture and all of that. But then at the end, the person, the organizer, the main organizer, he announced that you all can speak in your own native language of your country. And we have interpreters and they will interpret and they will translate it, but you can speak so that, you can present. So then when India was introduced, so he said that here we have a representative from India who contributed into the world 0. Contributed 0. Was he wrong in saying that? No. We all know India contributed, when it comes to numericals, the number 0. And another thing which India contributes into? Decimal. In Hindi it's called Dashamlav. But the way he said, with some sarcasm in it, that what is the contribution of India? 0. Like that. So then when my turn came, and I was supposed to speak in Hindi now, over there. I had prepared to speak in English, but then they said you can speak in Hindi and we have our translators. So I started. Whatever he had mentioned about 0, like that I started. Because this was one thing which we used to sing in our Air Force days. जब 0 दिया मेरे भारत ने,
भारत ने, मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां से कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। सो चैतन्य महाप्रभु said, भारत भूमित होइल मनुष्य जन्मजार, which means he said to be born in this holy land of Bharat is the rarest of all golden opportunity. And this is the sandesh which we have to spread into the entire world, which our rare Srila Prabhupada did. Following in the footsteps of this rarest of all gentlemen, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, in which Srila Prabhupada, he said, I was one old Indian, without any money, without any of those resources which people many times gather to go abroad, without any help, without any contacts, without any money. I was one old Indian. That was his humility, of course. And he said, he was imploring upon all of us, young, talented, resourceful, educated Indians, that if one old Indian can bring about this rare revolution in the form of this Krishna consciousness movement, what to speak if so many educated, talented young Indians come together, what difference they can make. We can stand out, we can stand apart, and we can make the most outstanding contribution towards the entire world, for which the entire world will remember this entire nation to be the rarest of all nations present on this planet Earth. Thank you all very much. Hare Krishna.